के लिए दिया गया है ये कनेक्शन और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं। और इसके लिए आपको टैपकॉप पोर्टल जिसमें टैपकॉप.dgtelecom। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम आमने सामने हैं, मुखातिब हैं एक दूसरे से। और जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं बीबीसी हिंदी सेवा के फॉर्मर भूतपूर्व एडिटर इन चीफ या संपादक मधुकर उपाध्याय की कृति बापू जो 7 खंडों में है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति की कहानी नहीं है। बापू या महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये एक ऐसे आम व्यक्ति की कहानी है जो एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है और फिर वहाँ से वो एक अपना ध्येय, एक अपना लक्ष्य पाने के लिए आगे निकलता है। लंदन जाता है, दक्षिण अफ्रीका जाता है, तमाम तरह के प्रयोग सत्य और अहिंसा के करता है, असहयोग के करता है और फिर अपने वतन भारत वापस आके वो स्वतंत्रता आंदोलन में का नेतृत्व करता है। एक सामान्य व्यक्ति की एक महामानव, एक महात्मा बनने की कहानी है बापू। और ये किताब एक बार फिर मेरे हाथ में है। मैंने आपको बताया था कि कैसे मोहनदास करमचंद के बाबा ओता गांधी वो दीवान थे और उनके पिता करमचंद गांधी भी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और पोरबंदर रियासत को बरतानी हुकूमत वो अपने शासन में ले चुकी थी और जो राजघराना था वहाँ का जेठवा राजवंश, उसके हाथ में कुछ रह नहीं गया था। महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के जन्म के बाद 5 साल बाद वो राजकोट आ जाते हैं और वहाँ के राजवंश में दीवान बन जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को इस महापुरुष को माता पुतलीबाई, जो धार्मिक किस्म की महिला थी, उन्होंने जन्म दिया। और जब राजकोट ये आते हैं, उसकी कहानी है ये बचपन और बचपना। इसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूं। आपको 2 मिनट जरा इंतजार करना पड़ेगा और क्योंकि ये मेरे हाथ में भाग 2 आ गया है। बस आप 2 मिनट इंतजार करिए और मैं हाजिर होता हूं आपके सामने। 2 मिनट। एक बार फिर नमस्कार। देखिए, मैं हाजिर हूं और ये किताब मेरे हाथ में है। महात्मा गांधी हुजूर पैलेस के तनाव का दीवान करमचंद पर जो भी प्रभाव रहा हो, पुतलीबाई पर इसकी छाया उन्होंने ना पड़ने दी। इसी दौरान पुतलीबाई ने 2 अक्टूबर 1869 को बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मोहनदास। पूरा घर उसे मोहनिया के नाम से बुलाने लगा। उसके कई नाम थे। अब हम आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी या बापू, जो उस समय सिर्फ और सिर्फ मोहन थे, उनके बचपन और बचपने पर। उसके कई नाम थे। एक नाम था मोहनिया। लोग उसे मोनू भी कहते थे। मोहन उसका असली नाम नहीं था। असली नाम था मोहनदास, लेकिन इस नाम से शायद ही उसे कोई पुकारता।
घर में जितने लोग थे सबने अपनी सहूलियत से उसका नामकरण कर दिया। तब वो बहुत छोटा था, समझता कुछ नहीं था, पर पापू कहकर बुलाने पर रुक जाता, सर घुमा कर देखता, खिलखिलाकर हंस देता, इतना कि घर के लोगों की खुशी के लिए पर्याप्त होता। मोहनिया नाम उसके लिए सबसे ठीक था। रंग सांवला, चेहरे पर मासूमियत, बेहद चंचल, अदाएं इतनी मोहक कि कोई भी गोद में उठाना चाहे। लेकिन मोहनिया को हर किसी की गोद रास नहीं आती थी। माँ के आंचल में छिपकर सो जाने के अलावा उसे दो जगहें और पसंद थी, या तो रंभा बुआ की गोद या फिर नीचे छोड़ दिया जाना कि घर भर घुट्टों के बल चलता फिरे। मोहनदास का बचपन पोरबंदर में बीता। 7 साल की उम्र तक चलना वहीं सीखा, बचपन की शरारतें सीखी, उंगली पकड़कर माँ के साथ हवेली मंदिर जाना और भिखारियों के बेसुरे भजन सुनना वहीं हुआ। पिता की पहली डांट वहीं सुनी और पहली बार स्कूल पोरबंदर ही गया। अटपटे सवाल पूछना उसे अच्छा लगता था, ऐसे सवाल जिनका जवाब ना रंभा बुआ को पता था और ना ही माँ पुतली बाई। थोड़ा और बड़ा हुआ तब तक रंभा बुआ की गोद उसका स्थायी अड्डा थी। गलतियां करता तो डांट से बचने के लिए भागकर बुआ के पास चला जाता। बुआ उसका रक्षा कवच बनी रहती। गोद में बैठकर खाना उन्हीं के साथ खाता, कोई और खाना खिलाए ये बात उसे मंजूर नहीं थी। ललिता दीदी मोहन से 7 साल बड़ी थी। चाहती थी कि मोहनिया के साथ खेले, गोद में उठाए, आंगन में जाए, बाहर निकलकर सहेलियों से मिलवाए, लेकिन मोहन को ये एकदम पसंद नहीं था। हाथ पैर चलाता, रोता चिल्लाता और भागकर बुआ के पास चला जाता। ललिता साय के साथ उसके साथ लगी रहती, पूरा ध्यान रखती, उल्टी सीधी हरकतों पर टोकती। इससे मोहन और खींच जाता। दरअसल ललिता खुद को जिम्मेदार समझती थी। मोहन की शरारतें रोकती और ना मानने पर बुआ को बताती कि वही समझाए, बताए कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मोहन को ये नहीं भाता था, गलत लगता था। उसने माँ से सुना था कि चुगली करना अच्छी बात नहीं होती। सोचता माँ ने ये बात ललिता को भी बताई होगी, फिर वो चुगली क्यों करती है। पुतली बाई की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं रहती थी। पिता करमचंद ने रंभा को इसीलिए काम पर रखा था कि उसकी देखभाल हो सके। रसोई का सारा काम वही करती थी। बड़ी दीदी को कब गर्म पानी चाहिए, कब खाना, उन्हीं को देखना होता। घर की साफ सफाई अलग से। इतने काम के बीच मोहनिया के लिए समय निकालना खासा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। देखते देखते घर भर के बच्चों की बुआ बन गई। मोहनिया उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हो गया। घर का कामकाज रंभा बुआ ने अच्छी तरह संभाल लिया था। समस्या तब होती थी जब माँ को हवेली या मंदिर जाना होता। बुआ उनके साथ रहती और मोहन उनकी गोद में। उसने चलना सीखा तो बुआ को थोड़ी राहत हुई, पर समस्या खत्म नहीं हुई। पुतली बाई तेज चलती थी। साथ बने रहने के लिए कई बार बुआ को दौड़ लगानी पड़ती, हाँफ जाती, लेकिन ना माँ का साथ छोड़ती, ना मोहन की उंगली। चेहरे पर शिकन बिल्कुल नहीं। बड़ा हुआ तो मोहन के खेल बदल गए, सवाल बदल गए, शरारतें बड़ी हो गई। अब तक रंभा बुआ उनका निपटारा कर देती थी। ललिता से झगड़े पर अंतिम फैसला उनका होता, जिसे दोनों मान लेते। पुतली बाई को मोहन की एक एक कारस्तानी की खबर मिलती थी। रंभा उनसे शिकायत नहीं करती थी, पर बताती सब कुछ थी। पुतली बाई इन हरकतों पर मुस्करा कर रह जाती, अपने ढंग से समझाती, कहानियाँ सुनाकर। पुतली बाई पढ़ी लिखी नहीं थी। मोहन ने उनसे पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन सीखे संस्कार। धार्मिक चरित्रों की कहानियां सुनी। राम,
कृष्ण, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, द्रौपदी, अर्जुन सब उनकी कहानियों में होते। इसके अलावा माँ के साथ रहकर मोहन ने वैष्णव संप्रदाय के कर्मकांड का पहला पाठ पढ़ा, पहली सीढ़ी चढ़ी। माँ चातुर्मास का व्रत बिना नागा करती थी। तबीयत ठीक हो कि ना हो, कठिन से कठिन व्रत उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। पूजा पाठ और व्रत का सिलसिला पूरे साल चलता रहता। कोई महीना बिना व्रत का हो ये हो ही नहीं सकता था। ये काम घर के बच्चों के सुपुर्द था कि आंगन में या छत पर जाकर देखें और बताएं कि चांद निकला या नहीं, कौन सा तारा निकला, कौन अस्त हुआ। इसी से मोहन ने सप्तर्षि मंडल को पहचाना, जाना कि ध्रुव तारा अपनी जगह नहीं बदलता। पता चला कि शुक्र तारा भोर में निकलता है। किसी व्रत में सूर्योदय देखना होता। मोहन रंभा बुआ के साथ समुद्र तट पर जाता और भागते हुए अंदर आकर माँ को खबर करता। एक बार माँ को सूर्य को जल देकर व्रत तोड़ना था। उस रोज आसमान में बादल इतने थे कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। बारिश नहीं हो रही थी पर बादल घने थे। मोहन को माँ की चिंता थी। सूरज नहीं दिखा तो वो अन्न नहीं ग्रहण करेगी। सोचा सुबह हो गई है, रोशनी है तो सूरज जरूर निकलेगा। ललिता के साथ मिलकर उसने एक झूठ गढ़ा। आंगन से ही चिल्लाकर दोनों ने कहा, माँ सूरज निकल आया है, व्रत खोल लो। पुतली बाई को मोहन का झूठ फौरन समझ आ गया। ये भी समझ आया कि उसने झूठ क्यों बोला होगा। व्रत नहीं तोड़ा। झूठ सिर्फ झूठ होता है। नियत भले ठीक हो पर उससे झूठ सच नहीं बन सकता। उसने बाद में मोहन को समझाया। मोहन सिर झुकाकर खड़ा रहा, माँ से माफी मांगी, आंखों से आंसू निकल पड़े। पुतली बाई ने आंचल मुट्ठी में पकड़ा और गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछ दिए। उसे गले से लगा लिया। रंभा बुआ दरवाजे की ओर से देख रही थी। उनकी आंखें भी भर आई। ललिता रो रही थी, बुआ से चिपक गई। पुतली बाई मंदिर जाने को तैयार हुई तो आंसुओं की जगह खुशी ने ले ली। मंदिरों में भजन सुनकर मोहन उनकी लय पकड़ने की कोशिश करता, गुनगुनाता, रास्ते भर टूटा फूटा ही सही गाता चलता। ललिता ने उसका भजन सुना, बुआ ने सुना, माँ ने सुना। सबको लगा कि मोहन का गला सुरीला है, अभ्यास करेगा तो अच्छा गा सकता है। सुनिए, आप मोहन के लिए एक बाजा ला दीजिए। पुतली बाई ने करमचंद से कहा। बाजा क्यों? ये उसके पढ़ने लिखने के साल हैं। पुतली बाई ने प्रतिवाद नहीं किया लेकिन पूरी बात बता दी। बाजे के साथ गाने में वो लय पकड़ सकेगा, भजन अच्छी तरह गा पाएगा। अगली शाम करमचंद दीवानी का काम निपटाकर सीधे बाजार गए। जरूरी सामान खरीद कर घर आए तो साथ एक बड़ा डिब्बा आया। डिब्बे में ठीक वैसा ही बाजा था जैसा पुतली बाई ने कहा था। मोहन को मनचाही मुराद मिल गई। उसने जल्दी ही एक छंद बजाना सीख लिया, लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल सका। कुछ नया मिला तो पुराना छूट गया। बाजा लाने के बावजूद करमचंद को लगा कि मोहन को अब औपचारिक शिक्षा की जरूरत है। उम्र पाठशाला जाने लायक हो गई है। 5 साल। केवल कहानियाँ, गाना बजाना और भजन काफी नहीं है। पोरबंदर में स्कूल कम थे लेकिन एक प्राइमरी पाठशाला घर के पास थी। तय हुआ कि अगले दिन पाठशाला में मोहन का दाखिला करा दिया जाएगा। उस रात झमाझम बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया। पाठशाला के रास्ते में पानी। पुतली बाई को लगा कि ऐसे में मोहन को भेजना ठीक नहीं होगा, पर दीवान करमचंद का निर्णय नहीं बदला। पानी से बचते बचाते मोहन पाठशाला गया। रंभा बुआ ने छतरी ली, ललिता साथ थी, तीनों गए। मोहन का नाम रजिस्टर में लिख लिया गया। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पाठशाला बड़ी नहीं थी पर वहाँ ढेर सारी खुली जगह थी, मैदान था, पेड़ थे। मोहनदास को पहली बार पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है। वो घर की 4 दीवारें नहीं हैं, केवल रंभा बुआ की गोद नहीं है,
ललिता दीदी से झगड़े पर खत्म नहीं होती। हालांकि करमचंद ने पाठशाला में कुछ नहीं कहा। दीवान का बेटा होने के नाते मोहनदास का मान था। मोहन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे नए दोस्त मिल गए, उन्हीं के साथ खेलता और कक्षा में जो बताया जाता उसे सुन लेता, लेकिन पढ़ाई में ध्यान बहुत कम था। मोहन कितना अच्छा हो कि एक दिन सारे गुरुजी पाठशाला ना आए तो हम दिन भर खेलें, एक दोस्त ने कहा। दूसरे ने हामी भरी। मोहनदास ने उनके सुर में सुर मिलाया, लेकिन तब तक अगली कक्षा की घंटी बज गई। गणित की कक्षा। तीनों पेड़ के पीछे छिप गए। पहाड़ा रटना उन्हें पहाड़ चढ़ने की तरह भारी लगता। गुरुजी डंडी लेकर बाहर निकले। आवाज लगाई तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। चुपचाप पेड़ के पीछे से निकल आए। मोहन, टकलू गुरुजी बहुत खतरनाक हैं, संटी लेकर घूमते हैं, एक दिन इनकी संटी चुरा लेते हैं, एक दोस्त ने फुसफुसा कर कहा। बुखार भी नहीं आता टकलू को कि एक दिन ना आए। दूसरा बोला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। गुरुजी के सर पर बाल कम थे, इसलिए आपसी बातचीत में बच्चे उन्हें टकलू कहते थे। पाठशाला के गुरुजनों के नाम छात्रों को पता नहीं थे। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उनके नाम रख लिए थे, लेकिन असली मकसद सुविधा से ज्यादा उनका मजाक उड़ाना होता। ढील डॉल, कपड़े, बनावट और उच्चारण को लेकर। गुजराती पढ़ाने वाले गुरुजी भारी भरकम थे तो उनका नाम गप्पू रख दिया। जिसके कपड़े साफ नहीं थे फटीचू कहने जाने लगे। एक सा को फा बोलते तो उनका नाम फुफुंदू हो गया। और ये देखिए, गुजरात के राजकोट शहर का किशोर सिंह जी प्राथमिक विद्यालय, जहां मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दाखिला लिया और अपने दोस्तों के साथ वहां पर पढ़ाई। ये वो विद्यालय है, किशोर सिंह जी प्राइमरी विद्यालय। ये फोटोग्राफ भी इसके पहले आपने जो देखा था वो मोहनदास जी का, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू महात्मा गांधी का, जिस घर में 3 मंजिला मकान, समंदर के किनारे, दीवान करमचंद और उनके पिता ओता गांधी का, मोहनदास के पिता और उनके बाबा का, जहां जन्म हुआ था। ये वो स्कूल किशोर सिंह जी प्राइमरी विद्यालय, जहां महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, ये इसमें दिया हुआ था। आगे आते हैं। गनीमत थी कि गुरुजी लोगों को ये नाम मालूम नहीं थे। मोहन घर पर खास तौर से सतर्क रहता कि ये नाम मुंह से ना निकले, माँ, पिता और रंभा बुआ को पता ना चले। करमचंद गुस्से वाले थे। सुन पाते कि मोहन पाठशाला में ये सब सीख रहा है तो बहुत डांट पड़ती, शायद पिटाई हो जाती। साल 1.5 साल में मोहन पाठशाला में यही सीख पाया। पहाड़ा मुश्किल से याद हुआ। अक्षर ज्ञान अच्छा नहीं रहा। मात्रा समझ नहीं आती थी। कुछ याद नहीं रहता था। बस्ता लेकर पाठशाला जाना और आना बेमतलब की कवायद की तरह हुआ। मस्ती अधिक, पढ़ाई कम। उन्हीं दिनों दीवान करमचंद ने पोरबंदर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार सहित राजकोट चले आए। मोहन के लिए राजकोट एकदम नई दुनिया थी। पुराने दोस्त छूटने का मलाल था, लेकिन पिता का निर्णय टल सकना संभव नहीं था। भारी मन से उसने माँ के साथ मिलकर किताबें और कपड़े रखे। रंभा बुआ से चिपटकर बहुत रोया। राजकोट पोरबंदर के मुकाबले छोटा शहर था। आबादी पोरबंदर से आधी। समुद्र का साथ छूट गया, लेकिन इतना तो मोहन ने भी देखा कि शहर साफ सुथरा है। सड़कों पर गंदगी नहीं है। बाजार तरतीबावार है। राजकोट की आबादी कम थी, पर पाठशालाएं कई थी। 2 बड़ी पाठशालाएं थी, हाई स्कूल तक। पिता का ओहदा बढ़ गया था और रुतबा कायम था। उस समय मोहनदास की उम्र थी 7 साल। राजकोट पहुंचते ही नई पाठशाला में दाखिला हुआ, लेकिन यहाँ पोरबंदर जैसे दोस्त नहीं थे।
शहर के नएपन की वजह से मोहनदास ने नए दोस्त बनाए नहीं। दोस्ती करने में डर लगता था, पता नहीं कौन क्या सोचे, उसके मन में क्या हो, किससे शिकायत कर दे। डर भी था कि बोलने पर कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। उम्र बढ़ी तो स्वभाव बदला। मोहन अपने तक सीमित हो गया, अपने काम से काम। एक तरह का शर्मीलापन आ गया उसमें। खेलना दूर, किसी से बात तक नहीं करता था। एक ही क्रम था, घर से पाठशाला और पाठशाला से सीधा घर। मोहनदास को अपने अध्यापकों के नाम मालूम थे, कहाँ रहते हैं पता था, उनके प्रति व्यवहार सम्मान का था। पाठशाला की किताबों में दिलचस्पी बढ़ी थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में अब भी वो एक मामूली छात्र था। एक दिन घर के कोने में अकेला बैठा था, सोच रहा था, मैं जरूर मंदबुद्धि हूँ, याददाश्त खराब है, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मामूली विद्यार्थी हूँ जो मुश्किल से इम्तिहान पास कर अगली कक्षा में पहुँच पाता है। अगले 5 साल में अपने बारे में मोहन की राय लगभग नहीं बदली। इस बीच पाठशाला बदल गई। अब वो 12 साल का था। उसका दाखिला राजकोट मिडिल स्कूल में हो गया। पोरबंदर की शरारतें कब की हवा हो गई थी। कुछ साल बाद हाई स्कूल में भर्ती हुआ। कक्षा बड़ी हो गई, लेकिन स्कूल की किताबें छोड़कर कुछ और पढ़ने का मन नहीं होता था। स्कूल का काम भी मोहन इसलिए करता कि अध्यापक को धोखा नहीं देना चाहिए। हाई स्कूल के पहले ही साल एक रोज सब छात्रों को प्रार्थना मैदान में इकट्ठा किया गया। खबर थी कि हेडमास्टर साहब बच्चों से बात करेंगे। अगले हफ्ते स्कूल का इंस्पेक्शन होगा, बड़े अफसर आएंगे, देखेंगे कि स्कूल साफ है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई देखेंगे। अचानक किसी विद्यार्थी की अभ्यास पुस्तिका मांग कर देख लेंगे। हमारे स्कूल को अव्वल आना है, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अध्यापक हर छात्र को उसका काम बता देंगे, हेडमास्टर साहब ने कहा। मोहनदास को बरामदे की सफाई का काम मिला। इसमें फूलों के गमले करीने से रखना और गमलों को गेरू से रंगना शामिल था। सबने मेहनत की और एक सप्ताह में स्कूल की काया पलट दी। अगले हफ्ते शिक्षा विभाग की इंस्पेक्शन टीम स्कूल पहुंची। इंस्पेक्टर जाइल्स बग्घी से उतरकर अंदर आए तो हेडमास्टर साहब उनके साथ थे, लगातार साथ थे। सिर पर हैट, हाथ में छोटी सी छड़ी, ऊपर से नीचे तक लंबा कोट। अगले कुछ मिनट में नजर दौड़ाकर उन्होंने स्कूल का मुआयना कर लिया। संतुष्ट लगे। हेडमास्टर साहब ने उनकी आंखों में ये संतोष पढ़ लिया। जाइल्स ने स्कूल में छात्रों की संख्या पूछी और हाजिरी रजिस्टर मंगा कर देखा। अचानक वो एक कक्षा की ओर बढ़ गए। वो कक्षा मोहनदास की थी। हम देखना चाहता है कि कौन कितना सीख रहा है, जाइल्स ने मास्टर साहब की ओर मुड़ते हुए कहा। जी जरूर, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, मेधावी हैं, मास्टर साहब ने जवाब दिया। हम एक छोटा टेस्ट लेना चाहता है, अंग्रेजी का। बच्चों को एक लाइन में बिठा दो। बच्चों को कतार में बिठाया गया। जाइल्स ने कहा, हम तुमको इंग्लिश का 5 वर्ड्स बोलेगा, तुमको उनका स्पेलिंग लिखना है। इंस्पेक्टर ने जो 5 शब्द बोले उसमें एक था केटल। सारे बच्चों ने हिज्जे सही लिखे, मोहनदास को छोड़कर। मास्टर साहब कक्षा में टहलते रहे, कुछ बोले नहीं, पर मोहनदास के पास आकर रुक गए। जूते की नोक चुभाकर इशारा किया कि वो जो बगल वाला है उसने केटल का हिज्जे सही लिखे हैं, तुम उससे नकल कर लो। मोहनदास ने ऐसा नहीं किया, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सोचा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मास्टर साहब मुझसे नकल करने को कहें। मास्टर इसलिए होते हैं कि हमें गलत काम करने से रोके। तुम निहायत ही बेवकूफ हो मोहनदास, तुम्हें हिज्जे ठीक कर लेने चाहिए थे। मैंने इशारा किया था, आखिर ये मेरी और स्कूल की इज्जत का सवाल था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मास्टर साहब ने मोहनदास से कहा। मोहनदास ने सिर झुकाकर मास्टर साहब की बात सुनी, जवाब नहीं दिया, कमरे से बाहर निकल गया। सोचता रहा कि नकल करना चोरी करना ही है।
अगर चोरी करना गलत है तो नकल करना सही कैसे हो सकता है। माँ की सीख के आगे मास्टर साहब की नसीहत बेकार चली गई। मोहनदास पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो ये देखिए, बचपन और बचपना नाम के इस चैप्टर में कुछ उनके व्यक्तित्व के जो मूलभूत गुण थे, जो उन्होंने कहीं से नहीं सीखे, माँ पुतलीबाई से सीखे या रंभा बुआ से सीखे, या जो कड़कपन था पिता करमचंद से सीखा, ये सब उनमें परिलक्षित होने शुरू हो गए थे। SDI आया, जिसको आज भी वो पोजीशन भारतीय विद्यालयों में है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर कहते हैं, जो उस डिवीजन के सारे स्कूल्स की मॉनिटरिंग करता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मॉनिटर करता है और चेक करता है, स्कूलों का दौरा करता है। इत्तेफाक से मेरे पिताजी भी SDI थे, तो वो ब्रिटिश टाइम की डेजिग्नेशन है, आज भी चलती जा रही है। इंस्पेक्टर ने उनको टेस्ट दिया, टेस्ट उन्होंने गलत किया, केटल शब्द के हिज्जे गलत लिखे। जो मास्टर था उसने जूते की नोक चुभाई कि हिज्जे बगल वाले ने सही लिखे हैं, ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये एक मूलभूत गुण, ये किसी के बताने से नहीं आता, अपने वातावरण, अपने परिवार से आता है। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व की। आगे हम फिर बढ़ेंगे, अगले चैप्टर पर आएंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि आगे क्या चर्चा होगी, थोड़ा रहने दीजिए सस्पेंस, एक हफ्ते और इंतजार कीजिए, या हो सकता जैसे मैंने पिछली कड़ी में वादा किया था, इसकी बाद वाली कड़ी थोड़ी और जल्दी आ जाए। लेकिन अब हम कहानी में बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे आपको आनंद आएगा। अगली कड़ी में हम हाजिर हों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। तब तक के लिए विदा दीजिए, जल्दी ही मिलते हैं इस वादे के साथ। द ग्लोबल टीवी देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानकारी देना है। इसके अलावा ये यूजर्स को गलत सिम पर एक्शन लेने की परमिशन भी देता है। ड्यूटी की गाइडलाइंस के मुताबिक मोबाइल को एक सब्सक्राइबर को रजिस्टर करने की परमिशन देता है। लिमिट के बाद इसी नाम पर दिया है नया कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आता है। इसका मतलब ये कमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है ये कनेक्शन, और इस वजह से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं। और इसके लिए आपको टैपकॉप पोर्टल, जिसमें टैपकॉप.eg